the businessmen looked at me like a mathematician, and the mathematicians looked at me like a businessman. So I felt fine. I mean, I could be one of the mathematicians. I could be one of the businessmen. But each group, I think, saw me as something unusual because part of the other group. So साइमन एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया को शब्दों या भावनाओं में नहीं बल्कि नंबर्स और पैटर्न्स में देखते थे। बहुत छोटी उम्र से ही वे मैथमेटिक्स के एलिगेंट लॉजिक से मंत्रमुग्ध थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं जिम को कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करने में खुशी मिलती थी। उन्हें वे खूबसूरत स्ट्रक्चर्स के रूप में देखते थे जो अंडरस्टैंडिंग ने का इंतजार कर रहे थे। यह शुरुआती अट्रैक्शन सिर्फ एक छोटा सा शौक नहीं था, यह ठीक वही लेंस था जिससे वे रियलिटी को देखते थे। उनका मानना था कि कैओस की सतह के नीचे हमेशा एक हिडन ऑर्डर होता है, नंबर्स की एक सीक्रेट लैंग्वेज जो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। यह बिलीव उनके पूरे जीवन की नींव बन गया। उन्हें एकेडेमिया से नेशनल सिक्योरिटी की सीक्रेट दुनिया और आखिर में वॉल स्ट्रीट के अनप्रिडिक्टेबल एरिना तक ले गया। उनकी जबरदस्त टैलेंट किसी का ध्यान नहीं गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से मैथमेटिक्स में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद साइमन को इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस द्वारा रिक्रूट किया गया, जो एक बेहद सीक्रेटिव ओन ऑर्गेनाइजेशन था जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता था। यहां उनका काम केवल अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज के बारे में सोचना नहीं था, बल्कि अपनी मैथमेटिकल जीनियस को कोल्ड वॉर के सबसे क्रिटिकल काम में से एक में अप्लाई करना था, सोवियत कोड्स को तोड़ना। वे एक नेचुरल कोड ब्रेकर थे। उनके पास अनकैनी एबिलिटी थी कि वे बड़े डेटा स्ट्रीम्स में से जो रैंडम लगते थे, हल्के सिग्नल्स और रेकरिंग पैटर्न्स को पहचान सकें। उनका काम इंटेलेक्चुअल कैट एंड माउस का एक हाई स्टेक्स गेम था, जहां एक सिंगल ब्रेक थ्रू जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का कोर्स बदल सकता था। आईडीए में अपने समय के दौरान साइमन केवल एक पैसिव एनालिस्ट नहीं थे, वे एक एक्टिव इनोवेटर थे। ऐसे एल्गोरिदम डेवलप कर रहे थे जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस को ह्यूमन माइंड से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली छान सकते थे। वे उस चीज पर काम कर रहे थे जिसे अब हम बिग डेटा कहते हैं। इस टर्म के बनने से बहुत पहले उन्होंने अपने बनाए मॉडल्स पर भरोसा करना सीखा, नंबर्स को अपनी इंट्यूशन को गाइड करने देना सीखा, न कि इसका उल्टा। यह पीरियड सिर्फ एक जॉब से कहीं ज्यादा था। यह एक फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था जिसने उनके स्किल्स को शार्प किया और उनके इस बिलीफ को सॉलिडिफाई किया कि मैथमेटिकल मॉडल्स का उपयोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जा सकता है, चाहे वे सिस्टम एनकोडेड दुश्मन कम्युनिकेशंस हों या, जैसा कि वे बाद में डिस्कवर करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स के कैओटिक फ्लक्चुएशंस। हालांकि साइमन का कोड ब्रेकर के रूप में कार्यकाल अचानक खत्म हो गया। न्यूज़वीक मैगजीन में एक आर्टिकल में उन्हें वियतनाम वॉर के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए कोट किया गया था, एक ऐसा स्टैंड जो उनके सुपीरियर्स, जिनमें पावरफुल जनरल मैक्सवेल टेलर भी शामिल थे, को पसंद नहीं आया। साइमन को बाद में उनके पद से डिसमिस कर दिया गया। हालांकि यह एक सेटबैक था, यह एक लिबरेशन भी था। इसने उन्हें गवर्नमेंट वर्क की कंस्ट्रेंट से आजाद किया और उन्हें अपने पहले प्यार प्योर मैथमेटिक्स की ओर वापस धकेल दिया। घटनाओं के इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ने उन्हें एक नए रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें जासूसी की परछाइयों से दूर और एकेडमिक रिसर्च की ब्राइट ओपन दुनिया में वापस ले गया, जहां उनकी सबसे सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल डिस्कवरीज अभी भी उनका इंतजार कर रही थीं। एकेडेमिया की दुनिया में लौटकर जिम साइमन ने एक टीचर और रिसर्चर के रूप में अपनी भूमिका को नई ऊर्जा के साथ अपनाया। उन्होंने स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड के रूप में पद संभाला, एक ऐसी जगह जिसे वे ज्योमेट्रिक एक्सीलेंस का केंद्र बना देंगे। साइमन एक दूर के अनअप्रोचेबल एकेडेमिक नहीं थे, वे एक इंस्पायरिंग और कोलैबोरेटिव लीडर थे जिन्होंने फील्ड के कुछ सबसे ब्राइट माइंड्स को आकर्षित किया। उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के एक इंटेंस एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया, जहां एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करने को एनकरेज किया गया। उनकी लीडरशिप स्टाइल मैग्नेटिक थी, जिसने टॉप टियर मैथमेटिशियंस को लॉन्ग आइलैंड की ओर खींचा और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए समर्पित एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बनाई। यहीं पर उन्होंने अपना कुछ सबसे गहरा काम किया।
यह इसी एकेडमिक पीरियड के दौरान था कि साइमन ने ब्रिलियंट ज्योमीटर शींग शेन चर्न के साथ चर्न साइमन थ्योरी डेवलप की। यह कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं था, यह ज्योमेट्री और टोपोलॉजी के फील्ड में एक ग्राउंड ब्रेकिंग पीस ऑन ऑफ वर्क था। थ्योरी ने कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल शेप्स को अंडरस्टैंडिंग ने और क्लासिफाई करने का एक नया तरीका प्रोवाइड किया, जिससे गहरी इंसाइट्स मिली, जिनके प्योर मैथमेटिक्स से कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस थे, जो थ्योरेटिकल फिजिक्स, खासकर स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी तक फैले हुए थे। इस काम ने उन्हें एक वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन के रूप में उनकी रेपुटेशन को सीमेंट किया। वे अपने फील्ड के शिखर पर पहुंच गए थे, अपने एलिगेंट और पावरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए अपने फील्ड के हाईएस्ट ऑनर्स और अपने पीयर्स का गहरा सम्मान अर्जित किया। एकेडेमिया में अपनी जबरदस्त सक्सेस के बावजूद एक अलग तरह की पजल उनके दिमाग में जगह बनाने लगी, पैसे की पजल। साइमन हमेशा प्रैक्टिकल थे, और जबकि उन्हें थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स की प्योरिटी पसंद थी, वे अपने स्किल्स को रियल वर्ल्ड में ज्यादा डायरेक्ट और लुक्रेटिव तरीके से अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी से भी इंट्रिग हुए। उन्होंने इन्वेस्टिंग में हाथ एक्यूमुलेटना शुरू किया। शुरू में ज्यादातर दूसरों की तरह फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग किया। हालांकि वे जल्दी ही ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के इमोशनल और अक्सर इरेशनल नेचर से फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्हें लगा कि एक बेहतर तरीका होना चाहिए, मार्केट्स को नेविगेट करने का एक ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक अप्रोच, एक ऐसा तरीका जो डेटा और एविडेंस पर निर्भर करता हो, न कि गट फीलिंग्स और स्पेकुलेशन पर। फाइनेंस के साथ यह बढ़ती अट्रैक्शन एक धीमी लेकिन डेलिब्रेट पिवट की शुरुआत थी। साइमन फाइनेंशियल मार्केट्स को एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में देखने लगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एनएसए में डिक्रिप्ट किए गए कोडेड मैसेजेस या अपने रिसर्च में स्टडी किए गए जियोमेट्रिक फॉर्म्स। उन्होंने यह हाइपोथेसिस किया कि जैसे उन दूसरे डोमेन्स में हिडन पैटर्न्स थे, वैसे ही हिस्टोरिकल प्राइस डेटा के भीतर भी नॉन रैंडम पैटर्न्स दबे हुए होंगे। यह उस समय एक रेडिकल आइडिया था, क्योंकि वॉल स्ट्रीट का ज्यादातर हिस्सा इंट्यूशन, न्यूज और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग पर काम करता था। साइमन हालांकि उस पूरे पैराडाइम को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास उनकी मैथमेटिकल प्रोवेस और एल्गोरिदम की पावर में अटूट विश्वास के अलावा कुछ नहीं था। 1978 में जिम साइमन ने एकेडेमिया के जाने पहचाने कंफर्ट को पीछे छोड़कर फाइनेंस की कैओटिक और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना की, जिसे बाद में रेनेसां टेक्नोलॉजीज का नाम दिया जाएगा। यह सिर्फ एक और हेज फंड नहीं था। शुरू से ही साइमन ने कुछ रेडिकली डिफरेंट की कल्पना की थी। उन्हें अपने ट्रेडिशनल एमबीए और अच्छी तरह से विकसित इंस्टिंक्ट्स वाले वॉल स्ट्रीट के अनुभवी लोगों को हायर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने एक अलग तरह के एक्सपर्ट्स की तलाश की, ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट्स, स्टैटिस्टिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, अपने जैसे लोग जिन्हें नॉइजी डेटा में सिग्नल्स ढूंढने के लिए ट्रेनिंग मिली थी। मैनहट्टन की तेज एनर्जी से दूर लॉन्ग आइलैंड के ईस्ट सेटोकेट में उनका ऑफिस एक ट्रेडिंग फर्म से ज्यादा एक यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब जैसा दिखने लगा था। रेनेसां का कोर फिलॉसफी सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। मार्केट अपनी सभी स्पष्ट रैंडमनेस के बावजूद पूरी तरह से रैंडम नहीं था। साइमन का मानना था कि पर्याप्त डेटा और पर्याप्त सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम के साथ कोई भी हल्के क्षणिक पैटर्न्स को पहचान सकता है और उन्हें प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट कर सकता है। यह प्रचलित वॉल स्ट्रीट की विजडम से पूरी तरह से अलग था, जो कंपनी के फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स या मानव आंखों को दिखाई देने वाले चार्ट पैटर्न्स का एनालिसिस करने पर निर्भर करता था। साइमन और उनकी टीम कुछ और ढूंढ रहे थे, सूक्ष्म स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, जो किसी भी मानव ट्रेडर के लिए नोटिस करने या उन पर एक्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और कम समय के लिए थे। वे संक्षेप में पूरी तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर आधारित एक पैसा छापने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। रेनेसां की टीम ने दशकों पहले के ऐतिहासिक मार्केट डेटा की बड़ी मात्रा को इकट्ठा करने और साफ करने की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने स्टॉक की कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम से लेकर करेंसी के फ्लक्चुएशंस और कमोडिटी फ्यूचर्स तक सब कुछ इकट्ठा किया। यह विशाल डेटा सेट उनके मॉडल्स के लिए कच्चा माल बन गया। फिर उन्होंने प्रेडिक्टिव पैटर्न्स की तलाश के लिए एडवांस्ड मैथमेटिकल टेक्निक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर मशीन लर्निंग तक अप्लाई की। फर्म ने अत्यधिक गोपनीयता से काम किया। कर्मचारियों को बाहरी लोगों से या यहां तक कि अलग अलग विभागों के सहयोगियों से भी अपने काम पर चर्चा करने की मनाही थी। वे एक ब्लैक बॉक्स बना रहे थे,
एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदरूनी कामकाज एक बारीकी से संरक्षित रहस्य थे, जो केवल उन क्वांट्स को पता थे जिन्होंने इसे प्रोग्राम किया था। इस प्रयास की परिणति 1988 में मेडेलियन फंड के निर्माण के साथ हुई, एक ऐसा फंड जो केवल साइमन और रेनेसां के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था। इस फंड का प्रदर्शन किंवदंती बन गया, जबकि ज्यादातर हेज फंड लगातार मार्केट को हराने के लिए संघर्ष करते थे। मेडेलियन ने बुल और बेयर मार्केट्स दोनों में साल दर साल खगोलीय रिटर्न उत्पन्न किए। 1988 से 2018 तक फंड ने फीस से पहले औसतन 66% वार्षिक रिटर्न दिया, जो इन्वेस्टिंग के इतिहास में बेजोड़ है। यह साइमन की हाइपोथेसिस का एक शानदार वैलिडेशन था। उन्होंने साबित कर दिया था कि मानव भावनाओं को हटाकर और पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिदम पर भरोसा करके कोई वास्तव में मार्केट को सॉल्व कर सकता है। एक ऐसा भाग्य जमा करने के बाद जिसने उन्हें दुनिया के सबसे धनी एक्सप्रेसियों में से एक बना दिया, जिम साइमन ने एक अलग तरह की समस्या को हल करने पर ध्यान सेंटरित किया। अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया पर एक स्थायी पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए कैसे करें। उन्होंने परोपकार के लिए उसी एनालिटिकल कठोरता और रणनीतिक मानसिकता का उपयोग किया जो उन्होंने गणित और वित्त पर लागू की थी। उन्हें सिर्फ चेक लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे मूलभूत क्षेत्रों में निवेश करना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति को उत्प्रेरित कर सकें। उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों की ओर गया जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह जानते थे और जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा परवाह थी, बेसिक साइंटिफिक रिसर्च और मैथमेटिक्स एजुकेशन। उन्होंने इन्हें मानव उन्नति के आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में देखा, भविष्य की खोज और नवाचार के इंजन के रूप में। 1994 में उन्होंने और उनकी पत्नी मर्लिन ने साइमन फाउंडेशन की स्थापना की, जो तब से संयुक्त राज्य अमेरिका में बेसिक साइंस के सबसे बड़े निजी फंडर्स में से एक बन गया है। फाउंडेशन गणित, भौतिकी और जीवन विज्ञान में शोधकर्ताओं का समर्थन करता है। अक्सर उच्च जोखिम वाले, उच्च इनाम वाली परियोजनाओं को फंड करता है जिन्हें पारंपरिक सरकारी एजेंसियां अनदेखा कर सकती हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक फ्लैटिरॉन इंस्टीट्यूट है, जो कंप्यूटेशनल तरीकों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक रिसर्च डिवीजन है। यह उनके इस विश्वास का प्रमाण है कि शक्तिशाली कंप्यूटिंग क्वांटम क्षेत्र से लेकर मानव मस्तिष्क के रहस्यों और ब्रह्मांड की विशालता तक सब कुछ के रहस्यों को उजागर कर सकती है। एलीट लेवल रिसर्च को फंड करने के अलावा साइमन किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक गणित और विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोफाउंडी से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने मैथ फॉर अमेरिका की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो पब्लिक स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले गणित और विज्ञान टीचर्सों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रतिधारण के लिए समर्पित है। उन्होंने अंडरस्टैंडिंगा कि वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना क्लासरूम में शुरू होता है। प्रेस्टीजियस फेलोशिप्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर और महत्वपूर्ण वजीफा की पेशकश करके मैथ फॉर अमेरिका का उत्कंठीय शिक्षण पेशे को ऊपर उठाना है। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को भावुक विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाए जो इन महत्वपूर्ण विषयों के लिए एक वास्तविक प्रेम को प्रज्वलित कर सके, ठीक वैसे ही जैसे उनका अपना गणित के प्रति प्रेम बहुत पहले प्रज्वलित हुआ था। जिम साइमन, जिनका 2024 में निधन हो गया, एक बहुआयामी और गहरा विरासत छोड़ गए हैं। उन्हें उस मैथमेटिक्स के रूप में याद किया जाएगा जिसने हमारे ब्रह्मांड के आकार के बारे में गहरे सत्य को उजागर किया, उस कोड ब्रेकर के रूप में जिसने गुप्त रूप से अपने देश की सेवा की, और उस इन्वेस्टर के रूप में जिसने यह साबित करके वॉल स्ट्रीट में क्रांति ला दी कि बाजारों को एल्गोरिदम द्वारा वश में किया जा सकता है। लेकिन शायद उनकी सबसे स्थायी विरासत फिलैंथ्रोपी की होगी, जिसने अपनी असाधारण जीत को ज्ञान की खोज में फिर से निवेश किया। उन्होंने बाजार को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक साधन के रूप में हल किया, समझ के लिए एंधहीन मानवीय खोज को बढ़ावा देना और अगली पीढ़ी को उन महान समीकरणों को हल करने के लिए सशक्त बनाना जो अभी भी एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।